गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें हमने कल केबीएस के इंटरव्यू की पहली क्लास ही और पहली क्लास के साथ साथ हमने देखा कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे। आप एक टीचर के लिए जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके सामने क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उसके साथ-साथ मुझे देखने को मिला कि शाम के टाइम इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस इस तरीके से आए, कॉल्स आई जिसमें हमसे पूछा गया कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो उस समय भी हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें देखने मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा और कौन-कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं, एक बार सर उस वीडियो में आप जो है इस चीज़ को भी सॉल्व आउट कर दो। तो इसके साथ-साथ दोनों चीज़ें सॉल्व आउट करते हुए हम देखेंगे आज के वीडियो में कि लगभग मैं आपको 20 पॉइंट्स बताऊँगा और 20 के 20 पॉइंट्स आपके हर एक पॉइंट इंटरव्यू प्लस डेमो दोनों के रिगार्डिंग होगा। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो में बिना देरी किए उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए जिस दिन आप केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो आपके सामने क्या-क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। देखिए चाहे आप डेमो दे रहे हो या डेमो से पहले इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक? इंटरव्यू और डेमो दोनों से ही पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना आपका कंपल्सरी है। तो आप सबसे पहले ये समझ लें जो-जो डॉक्यूमेंट आपने केवीएस के फॉर्म फिल करते समय लगाए थे, आपको वो फॉर्म्स फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं आपको वो आपके पास कंपल्सरी होने चाहिए। आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ-साथ अगर बात करें आप जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के नेम वगैरह में अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो कैंडिडेट को कहीं से कहीं तक नहीं बख्शा जाता है। हम देखते हैं केवीएस क्या करता है, जैसे कि मैंने कहा कि कभी-कभी क्या होता है, आपके पिताजी के नाम में गलती है, पिताजी के साथ-साथ मैं कह दूँ अगर आपसे कि आपके जेंडर में कहीं मिस्टेक हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल था फीमेल होकर आ गया, फीमेल का मेल होकर आ गया या अन्य तरीके की कोई दिक्कत देखने को मिली। बहुत सारी या मैंने कहा कास्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, तो ऐसी कंडीशन में जब इंटरव्यू में जा रहे हों और आपने देखा कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिट कार्ड में कुछ शो होके आया है, केवीएस का जो आपका इंटरव्यू लेटर है और आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ और है। या मैंने कहा 10th 12th आपका या मैंने कहा सीटेट की मार्कशीट हो गई, उसमें कहीं नेम की या किसी भी तरीके की कोई भी आपका मिसहैपनिंग आपके साथ में हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एफिडेविट पहले ही बनवा कर ले जाना है। ये नहीं सोचना है कि वहाँ पर हम जो है एफिडेविट के बारे में पहले राय लें। ठीक, आप ध्यान रखना अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो आपको नहीं बख्शा जाएगा, बट अगर और कोई आपको जो है दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसी कंडीशन में एफिडेविट बनवा सकते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया 10th हो गया, 12th हो गया, अगर आपने मान लीजिए टीजीटी, पीजीटी लेवल पर जो है आपने ग्रेजुएशन दिखाई है, ग्रेजुएशन के साथ-साथ पीजी दिखाया है, पीजी के साथ-साथ मैंने कहा अन्य डिग्रियाँ दिखाई हैं किसी भी तरीके की, जो आपने शो आउट करी हैं, वो सारी चीज़ें लेकर जानी होंगी। ये ध्यान रखेंगे आप। आपने किसी तरीके का फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीसी से, एससी से, एसटी से किसी तरीके से कास्ट से बिलॉन्ग करती है तो आपको वो भी लेकर जाना होगा। डोमिसाइल वगैरह है आपके पास, डोमिसाइल लेकर जाना होगा। ये सारी चीज़ें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट का पॉइंट होता है ये क्लियर हो गया होगा। एफिडेविट कहाँ वैलिड होगा आपको ये क्लियर हो गया होगा एक बात। डॉक्यूमेंट के बाद अगर हम बात करें, देखिए उसके बाद क्या होता है अंडरटेकिंग ली जाती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। अंडरटेकिंग में लगभग 2, 3 या 4 तरीके 4 फॉर्म दे दिए जाएँगे आपको, चारों सेम होंगे, उन्हें आपको अपनी राइटिंग में फिल करना होगा। अंडरटेकिंग क्या होती है? अंडरटेकिंग का मतलब ये है जब आप केवीएस की वैकेंसी दे रहे हैं, केवीएस में आप जो टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको पूछा जाएगा आपसे कि आप किसी भी स्टेट में हम आपको अगर जॉब करने के लिए भेज दें, तो आप क्या कर पाएँगे? तो आपको वो अंडरटेकिंग देनी होगी। अब वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, देखिए आप केवीएस की जब केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो कोई सी भी भारत की स्टेट में पहुँचाया जा सकता है। तो ये सारी स्टेट्स की पॉलिसीज़ भी आपको अंडरटेकिंग में कंप्लीट करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछी होंगी, वो आप आसानी से फिल कर लेंगे, कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत करे, ठीक? क्योंकि आपने पहले से इतना लेवल आपका है। अंडरटेकिंग के बाद एफिडेविट की मैंने आपको बात कर ली और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हमसे कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर यूनिफ़ॉर्म जो होती है, उसमें हम कैज़ुअल में भी किस तरीके से पहनते हैं? अगर कैज़ुअल में भी अगर यूनिफ़ॉर्म की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फीमेल की बात करता हूँ, मेल के लिए तो बहुत सारी कम चीज़ों में बहुत कम हो जाती हैं। फीमेल की बात करें तो अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, साड़ी के साथ में अगर मैंने कहा जो हमारी बहनें हैं, बहनों के लिए मैंने कहा सलवार कुर्ता हो गया आपका, ठीक? वो चीज़ें हो गई आपको। देखिए लेगी वगैरह मत पहन के जाएँ कभी भी, ठीक? सभी बहनों के लिए मैं कह रहा हूँ, साड़ी भी पहन के जाएँ तो सिंपल साड़ी पहन कर जाएँ, सिंपल भी थोड़ा लाइट कलर में साड़ी हो आपकी। अब वो जब साड़ी पहन कर जा रही हो तो साड़ी को भी इस तरीके से पहने कि जो है आपके शरीर का जो है लगभग ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जो है कवर होने स्टार्ट हो गए हों। समझ पा रहे होंगे आप किस तरीके से साड़ी को पहना जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि देखिए साड़ी के साथ में ना कभी-कभी जो है हाथों के बारे में पूछते हैं कि हाथों में हम जो है किस तरीके से चूड़ियाँ पहने, बैंगल्स वगैरह क्या पहने। तो सिंपल बैंगल अगर आप डालना चाहें तो 1-1 आप डाल सकते हैं, 1-1 या 2-2। आप ऐसा नहीं डालें कि आपने हाथ इतने भर रखे हैं कि वहाँ पर आपकी खन-खन हो रही है, आप किसी प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेक्टिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, चश्मे का यूज़ करते हैं। तो चश्मे का यूज़ अगर आपको कंपल्सरी है, बिना चश्मे के नहीं रह पाते हैं, तो आपको चश्मा लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट चश्मा आपका नॉर्मल हो, आप किसी भी तरीके से स्टाइलिश नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो एग्ज़ामिनर जो सामने बैठा हुआ होगा, वो भी इन चीज़ों को देख रहा होगा। एक बात आपको ये क्लियर हो गई। मैंने ये बता दिया, इसके बाद शूज़ की बात आती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं शूज़ के लिए। देखिए, अगर आप ना स्लीपर पहने हैं या शूज़ पहने हैं, फीमेल्स ऐसे स्लीपर पहनती है, तो आप इस तरीके के स्लीपर पहन के जाएँ जो आपकी किसी भी तरीके से चलने पर आवाज़ ना करे, ये ध्यान रखेंगे। मेल के लिए कैजुअल शूज़ होते हैं, वो उस तरीके से कैजुअल शूज़ पहनेंगे। कल यूनिफ़ॉर्म मैंने आपको ये बता भी दी थी, ठीक है? स्पेक्टिकल्स, बैंगल्स के बारे में हमने बात कर ली, चर्चा कर ली, आगे आप बात करें। देखिए, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा अंदर आप जब जाएँगे तो लैंग्वेज का ध्यान रखें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज़ करें। ना केवल हिंदी, ना केवल इंग्लिश, कभी नहीं करें। आपका ना ये नेगेटिव पॉइंट आता है आपका। क्यों? क्योंकि आपको ना किसी भी स्टेट में भेज दिया जाएगा। जब किसी भी स्टेट में आप जा रहे होंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल केरल भेज दिया आपको, केरल में मलयालम बोली जाती है और मलयालम आपको आती नहीं है। आपको आंध्र प्रदेश भेज दिया, मान लीजिए कहीं तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु आपको आती नहीं है, तो आप कौन-सी भाषा में पढ़ाएँगे? एक क्वेश्चन आपके लिए पुट अप हो गया। आपसे कहा गया कि आपने अभी अंडरटेकिंग भरी है। अंडरटेकिंग जो 3-4 फॉर्म भरे थे, वो एक फॉर्म आपका किसी न किसी जो आपका एग्ज़ामिनर बैठा हुआ होगा, जो आपका वाइवा कंडक्ट कर रहा होगा एक तरीके से, वो पूछेगा आपसे कि आपने अंडरटेकिंग में भरा है कि मैं कहीं भी जॉब कर सकती हूँ, बट आपको लैंग्वेज कितनी आती है? आपने कहा मुझे हिंदी आती है, तो हिंदी तो वहाँ पे बोली नहीं जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो आप बताएँगे मुझे इंग्लिश भी आती है और हिंदी और इंग्लिश जब दोनों लैंग्वेज आप अच्छी तरीके से बोल रहे होगे, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जो-जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बात कर ली हमने, ठीक? हमने कहा हिंदी, इंग्लिश बोथ बोलना है, कोई भी एक नहीं बोलनी है। स्टेट की जानकारी बहुत हो, ये ध्यान रखना। पूरे भारत की सारी स्टेट जैसे कि 28 स्टेट्स हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ हैं। आठों मतलब जो इनके 28 और 8 36 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो आपको। उनकी सबकी लैंग्वेज के बारे में जानकारी हो। क्यों? क्योंकि आपसे कहा जा सकता है अगर हम उस स्टेट में भेज दें तो उसकी लैंग्वेज क्या है? एज़ अ टीचर आपको पता हो। तो एक होमवर्क हो गया आपका। होमवर्क क्या हो गया आपका? आज आप स्टेट याद कर लें। ठीक है, आप आज अपने डॉक्यूमेंट को देख लें, आपकी जो स्पेलिंग्स हैं सब ठीक है ना? अगर नहीं है तो एफिडेविट के लिए भी आपको कंपल्सरी तैयार रहना है, ठीक? जिनसे मैंने अपने ही जो है वीडियो पर मैंने आपको जिनकी मैंने कट ऑफ बताई है और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर वो आप आ रहे हैं, तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख लें इस बात को जाकर, ठीक? ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। अगली बात जो आती है, अगर आप पीआरटी का दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस ना आप जो टॉपिक आपका है, जो सब्जेक्ट आपने फिल कर रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा आप मैथ के लिए भर रहे हैं, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए भर रहे हैं, तो जो मैथ आपने टॉपिक अपने तैयार करके लेकर गए हैं ना, उन टॉपिकों से रिलेटेड हर एक वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कह दिया कि जो है आपने कहा कि मैं तो छोटे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने इवन नंबर पढ़ाने हैं मुझे, तो इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएँ होती हैं, तो सम संख्याओं में क्या-क्या चीज़ें मतलब डिफाइन में एक-एक वर्ड भी जो आता हो ना, उनके वर्ड को बहुत करेक्ट आपको प्रोनंसिएशन के साथ-साथ सारी चीज़ें पता हो उनके बारे में। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे पूछ लिया कि परी में संख्याएँ क्या होती हैं? आपने परी में कोई इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं। आपने इंग्लिश में किसी ने बोल दिया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पता ही नहीं है आपको। अब रेशनल नंबर की फॉर्म पूछ ली, आपसे फॉर्म के साथ-साथ मैंने आपसे कहा कि डिफाइन पूछ ली, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपसे कहा पैराबोला क्या है, तो पैराबोला को आप हिंदी में जानती नहीं थी। पैराबोला की कंडीशन क्या होती थी, आपको पता ही नहीं थी। तो ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, तो हर एक वर्ड्स का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, तब भी आप फँस जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तो कंपल्सरी एक-एक वर्ड के बारे में नॉलेज हो। ठीक? ये बात आपको मैंने लिख दी है। इन पॉइंट्स का ना उसके बाद ना आप एक डायरी बना लें, जो-जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इंटरव्यू की कम से कम 10 क्लासेस लूँगा मैं, 10 क्लासेस में हर एक पॉइंट क्लियर करा दूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब जाएँगे तो बिल्कुल किसी भी तरीके से आपके अंदर जो है हेजिटेशन नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। देखिए सब्जेक्टिव वर्ड्स मैंने बता दिए, कम से कम टॉपिक जो तैयार करने होते हैं, हमें 3 टॉपिक तैयार करें। आप 1 या 2 या 2 टॉपिक तैयार ना करें, 3 करें। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या है एग्ज़ामिनर की मन की इच्छाएँ होती है। अब इच्छाएँ क्या है, आपने कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने कहा अच्छा ये टॉपिक तो उसका बहुत मजबूत है। उसने आपसे कह दिया नहीं एक काम कीजिए कोई दूसरा टॉपिक लीजिए। दूसरा टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया आपने, अच्छा बोला, कोई तीसरा एग्ज़ामिनर बैठा हुआ, उसने कहा नहीं आप ये वाला टॉपिक नहीं, इस टॉपिक पे डिस्कस करके दिखाइए, कोई भी एक टॉपिक का। तो 3 टॉपिक ले लें, डिफरेंट तरीके के ले लें, ठीक है? जिससे कि चौथा एग्ज़ामिनर नहीं पूछेगा आपसे फिर, क्योंकि 3 टॉपिक सफिशिएंट है। आपके 3 एग्ज़ामिनर जब पूछ लिया तो चौथा कभी भी हिम्मत ये नहीं करेगा कि बार-बार टॉपिक चेंज नहीं करेगा, इतना टाइम नहीं होगा। 10 से 15 मिनट आपके लिए दिए जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएँगे। आशा करता हूँ बातें बहुत क्लियर हो रही होंगी। आगे की बात करें।
देखिए, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू की ना मैं आपसे कहूँगा इंटरव्यू की डेट जब आपको मिल जाए, तो उससे लगभग 7 से 10 दिन के पहले का न्यूज़पेपर जो है बिल्कुल खंगालें ध्यान से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पूछी जा सकती हैं। अब पूछी जा सकती हैं, आपसे कहा कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और आप वहाँ पर जो है कोई दिक्कत देखने को मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महिला के साथ में जो है कोई परेशानी हो गई, किसी बच्चे के साथ में परेशानी हो गई, तो आपको क्या करेंगे? आप किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, तो उसका हेल्पलाइन नंबर पे कॉल का नंबर क्या होगा? तो ये चीज़ें जब पढ़ रहे होंगे ना आपको, तो करंट में चीज़ें होंगी तो धीरे-धीरे ध्यान आती जाएँगी। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, तरह-तरह की बातें, आप ये ना सोच के चलें कि केवल आपके टॉपिक का होगा, टॉपिक से साथ-साथ करंट भी होगी कहीं न कहीं आपकी 1 या 2 क्वेश्चन आपको वो भी देखने को मिल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक? आगे की बात करें, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। कल आपको 1 से लेके 10 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराए थे कल की वीडियो में। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा-सा फिर बता दे रहा हूँ। जैसे कि बात करें, मैंने आपसे कहा था कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप जो है बच्चे आपको पढ़ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आपको टीचर को एब जो टीचर्स बैठे हुए होंगे, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि ये पढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका आईक्यू क्या है, वो किस तरीके से जो है आँखों को जो है हर बच्चे के साथ में डिवाइड करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक ही बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा देख रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर की तरफ को देख रहा है, ऊपर की तरफ को देख रहा है, नीचे देख रहा है, सोचते समय बच्चा पूछ रहा है कुछ और बच्चे की तरफ को इस तरीके से निगाहें हटा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको लगभग 10 मिनट जो है कंटिन्यू बोलते हुए हो गए, मेरा आईक्यू केवल आपसे जुड़ा हुआ है और आपसे जुड़े होने के साथ-साथ चीज़ों को मैं बिल्कुल फ्लुएंट लेते हुआ आ रहा हूँ, आपको यही चीज़ें करानी है। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं लानी है। अच्छा, हेजिटेशन कब आती है? हेजिटेशन तब आती है जब आपके टॉपिक मजबूत ना हो। आपको ये डर लग रहा हो कि सामने वाला मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं किस प्रकार आंसर दूँगा। तब आप जाके जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से पसीने आने लगते हैं आपको। पसीने आने की मतलब क्या हो गया? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपके टॉपिक मजबूत नहीं हुए तो आपको 15 मिनट काटना भारी हो जाएँगे। आप 15 मिनट में इतने रिलैक्स नहीं हो पाएँगे। जब अंदर जा रहे होंगे ना आप, तो अंदर जाते समय भी बहुत सारे डर से लग रहे होंगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी होंगी। आप कितने ही अच्छे टीचर क्यों ना हों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको टॉपिक पर और इन सारी पॉइंट्स पर जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत अच्छे से डेली प्रिपेयर करेंगे। 15-20 मिनट की चीज़ें हैं, ज़्यादा देर की नहीं है। अगर आप डेली 1 घंटा इस चीज़ पे रिहर्सल करेंगे ना, तो चीज़ें दिमाग में बैठ चुकी होंगी और आपको याद हो गई होगी। ठीक है? तो टीचर को प्रिपेयर होना है, हम लोगों को पहले प्रिपेयर होना है, ठीक है? हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। कल के वीडियो में आपको मैं इतने क्वेश्चन दे दूँगा इस तरीके से कि ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको खुद लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो सर ना पहले ही हमें ना पढ़ाते-पढ़ाते बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे करना होगा हमें, और वो पूछ लिए जाते हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। टीचर को प्रिपेयर होना होगा, टीचर को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव का मतलब है उसके हाथ-पैर हिल रहे हों, हाथ-पैर हिलने के साथ-साथ वो चीज़ों को जो पढ़ा रहा हो ना, वो पॉइंट आउट कर रहा हो। पॉइंट आउट करने का मतलब है, बच्चा ना जो सीखता है, वो आपके हाथों के जो इशारे हैं, आँखों के इशारे हैं, मैंने कहा कोई चीज़ लिखो या लिखोई पर आपने सर्किल कर दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दी, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान जाता है, तो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने पीछे मान लीजिए बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और लिखने के बाद ऐसे लिखा हुआ है और आप गए और जाने के बाद आपने यहाँ खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत महान टीचर आया आपके सामने पढ़ाने, आप खुद एग्ज़ाम्पल लीजिए अपने आप में, बहुत अच्छा टीचर आपको पढ़ाने आया और वो क्या था, आता था, उसने कहा अच्छा कौन-सा चैप्टर है? बोले ये चैप्टर है। ठीक, उस चैप्टर के बारे में आपको बहुत तेज़ी से जो है समझाना स्टार्ट कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पाँचवाँ कर दिया और एक दिन आके 10 दिन बाद बोला कि अब तो आपका लास्ट चैप्टर की जो है हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चे सोचेंगे लास्ट चैप्टर आ गया, हमें पता भी नहीं चला कि द लास्ट चैप्टर आ गया, इतने सारे चैप्टर हमें समझा दिए गए, तो ऐसा नहीं बनना है आपको, ठीक? एक-एक पॉइंट के साथ में आपको रिव्यू लेते हुए चलना है, ठीक? क्रिएटिव होना चाहिए, लैंग्वेज आपको मैंने बता दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करना होगा। आप अपनी हिंदी, इंग्लिश दोनों मजबूत करके जाएँगे, पहली बात। पॉइंट आउट का मैंने बता दिया, हेजिटेशन रिमूव कब होती है? अभी मैंने बोला टॉपिक आपके मजबूत होंगे, हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी। कभी आपको हेजिटेट नहीं होंगे किसी के सामने भी, ठीक है? अपने आप को मजबूत करें। 15 मिनट का बहुत से बहुत डेमो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपका इंटरव्यू हो, डेमो हो, दोनों के दोनों। क्लास का पूर्व ज्ञान कल भी बोला था, मैं आज फिर बोल दे रहा हूँ, क्लास का पूर्व ज्ञान जिस भी क्लास में आप जा रहे हैं, उसके बारे में पहले नॉलेज ज़रूर हो आपको। ऐसा नहीं है क्लास में एंटर हो गए और आपको पता ही नहीं था कि क्लास में अंदर सिस्टम क्या है, आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने कहा कि क्लास वहाँ पे क्या थी, पूरी स्मार्ट क्लास थी आपकी, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई जा रही थी, कभी आपने स्मार्ट यूज़ ही नहीं किया। अब आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कोई जो है वो पेन दे दिया गया और आपसे कहा गया पढ़ाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक? या मैंने आपसे कहा कि आपने चॉक का यूज़ ही नहीं किया है, कभी वाइट मतलब मार्कर का यूज़ ही नहीं किया है, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लिखते समय क्या होगा, आपके हाथ आप लिख कुछ रहे होंगे, टेढ़ा-मेढ़ा आपसे लिखा जा रहा होगा। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्लास को पहले ऑब्ज़र्व कर लेंगे, उसके साथ-साथ ऑब्ज़र्व बच्चों को भी पहले कर लेंगे आप कि बच्चे किस लेवल के हैं। बच्चे आपके हिंदी में बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझ सकते हैं, या बच्चों को पूर्व ज्ञान है या नहीं। टॉपिक भी वो लिया जाता है जिसके बारे में बच्चों को थोड़ी-सी नॉलेज हो और उसके बाद बाकी नॉलेज आपको जोड़नी हो।
ठीक है? ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाना है बच्चों को, आपको ये ध्यान रखना, ठीक? जो बच्चों को पहले से पता हो तब बच्चा उस चीज़ को सुनना पसंद करेगा। बच्चे को पहले से चीज़ वो पसंद मतलब पता नहीं थी, तो बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा आपकी बातों में। आपको ये भी ध्यान रखना है क्लास का पूर्व ज्ञान हो, टॉपिक कैसा हो मैंने चर्चा कर ली। वीडियो आपको शायद बहुत पसंद आया होगा, ठीक? बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने बता दी। एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं बता जा रहा हूँ, जैसे कि आंसर मैंने कल भी क्वेश्चन में आपको छोड़ा था लास्ट टाइम पर, ठीक? मैंने कल कहा था कि मैं आपको ये आंसर बताऊँगा। जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो कभी-कभी क्या होता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ऐसा 101% होगा आपसे तब तक क्वेश्चन पूछते रहेंगे जब तक आप अटक नहीं जाएँ। तो आप ऐसी कंडीशन में आप उनसे जो है सॉरी बोलेंगे तो किस प्रकार बोलेंगे? तो सॉरी वर्ड्स को आप जो है अब एक तरफ कर देंगे, सॉरी वर्ड नहीं बोलेंगे। आपसे मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और आपको आंसर नहीं आता है, आप मुझसे ही मान लीजिए कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंस्टा पे आकर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपसे क्या कहूँगा उस समय, ठीक? मैं आपसे एक सिंपल वर्ड जो सॉरी है, क्योंकि मुझे मालूम है आपका लेवल इस समय क्या है, सॉरी सुनने का है, तो इसलिए सॉरी बोल दिया जाता है। वरना हमें क्या कहना चाहिए? उस समय क्या कहेंगे आप एज़ अ टीचर होके? आप बोलेंगे इस चीज़ के बारे में मुझे और पढ़ना होगा, ठीक? आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, ठीक? आपसे कोई भी चीज़ पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आप बोलेंगे, "सर शायद मुझे इसके बारे में अभी और पढ़ना होगा।" आप इस तरीके से बोलेंगे, आपका आंसर भी हो गया, पॉजिटिव वे में आंसर हो गया, सॉरी को आज से आप नेगलेक्ट कर देंगे किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई चीज़ ज्ञात नहीं है, ठीक? अभी आप मुझसे कुछ पूछने लगे केवीएस के रिगार्डिंग और मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो, मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूँ, मेरे चैनल पे आप देखें कि जो है एंशिएंट रहा, मेडिवल रहा, आप कहीं से भी खोल कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। बोले सर ने कोई सा भी लेक्चर ले लो, देखो लेक्चर को एक-दूसरे से जोड़ा है, बट उसमें भी कभी-कभी ऐसा होता है बच्चे बहुत सारी बुक्स पढ़ के आते हैं, मुझसे पूछ लें कि सर ये हुआ था, इसमें क्या है? अब मैं उस समय अगर कहूँगा बच्चे से कि सॉरी मुझे नहीं आता, तो बहुत ऑड हो जाएगा। मैं उससे कहूँगा मुझे इसके बारे में पढ़ना होगा और मैं बताऊँगा। तो बच्चे के मन में आएगा कि शायद सर ने बहुत पढ़ा है, पढ़ने के बाद ये चीज़ मिस रह गई है, यानी इतिहास बहुत डिटेल में है। आप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।